हाय गाइस, कैसे हो आप सब? होप यू आर वेल एंड गुड। होप यू आर डूइंग योर बेस्ट टू रीच योर ड्रीम मेडिकल कॉलेज। होप यू आर ऑल स्टेइंग एट होम, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं एक छोटे से सवाल से। क्या आप सब डॉक्टर बनने के लिए तैयार हो? हाँ, हम तो तैयार है भैया। आपको बनाएंगे। बस आपका सपोर्ट चाहिए। आप हमें सपोर्ट करते रहो और हम आपको आगे बढ़ाते जाएंगे। तो अब केमिस्ट्री का सिर्फ एक सॉल्यूशन आ गया है, केमिस्ट्री 101। आपको यहाँ पे टॉप एजुकेटर्स, क्वालिटी कंटेंट्स, ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस, ओनली ऑन ओनली आवर चैनल केमिस्ट्री 101 यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप जस्ट इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। आई विल लाइक वेलकम यू ऑल ऑन द इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, अन अकेडमी। Get Plus subscription, access unlimited live and recorded courses from India's best educator. तो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए पहले डाउनलोड करें अपने प्ले स्टोर से अन अकेडमी। उसके बाद सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, जिससे कि आप अपने एजुकेटर से बात कर सकते हो। जो भी अपने डिस्कशंस हैं उसमें आप पूछ सकते हो उनसे। जो भी आपके डाउट्स हैं वो भी आप डिस्कस कर सकते हो। और जैसे कि क्लास चल रही होती है तो उसमें भी हम कुछ क्वेश्चंस पूछ करते हैं, तो उसमें भी आप पोल में आंसर करके देख सकते हो कि आपकी कहाँ तक आप सही हो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। और जैसे कि आप सब जानते हैं, यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल हैं। एक से नहीं तो दूसरे से आएगा, लेकिन आएगा तो। और बनना है तो समझना पड़ेगा। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, हम लोग आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। तो ऑल आवर कोर्सेज आर स्ट्रक्चर्ड इन लाइन विथ योर एग्जाम सिलेबस टू हेल्प यू बेस्ट प्रिपेयर फॉर दैट। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, जैसे कि आप सब जानते हो, ओनली 60 डेज, या कहूँ सच कहूँ तो उससे भी कम दिन बचे हैं। तो क्या करना चाहिए सर? कम क्यों बचे हैं भाई? एक दो दिन तो मस्ती। सर आज मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, आज थोड़ा घूमने का मन कर रहा है। और कुछ कुछ रीजन तो मेरे पास ऐसे आते हैं, सर आज ज्यादा खा लिया, आज नहीं पढ़ पाएंगे। तो क्या ये पॉसिबल है भाई? अब तो बिल्कुल नहीं। सिर्फ 60 दिन बचे हैं और हम आपके लिए रेडी हैं। बस आपको अब तैयार होना है। तो इसके साथ साथ आप अनलिमिटेड एक्सेस मिलती है अन अकेडमी की, जहाँ पे आप अपने टीचर को जिस भी मोबाइल से या लैपटॉप से, जहाँ से भी आप चाहते हैं, अपने कंफर्ट जोन से आराम से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन है। अगर आप शुभ वन कोड यूज करते हैं, क्या, शुभ वन, तो यू विल गेट 10% एडिशनली ऑफ। जैसे कि आप सब जानते हैं, 2 इयर्स का अगर सब्सक्रिप्शन है तो 36,000 का अगर वो है तो आपको पड़ेगा 32,400 ओनली बाय यूजिंग माई कोड शुभ वन। पता है, बचपन से सब लोग मुझे बहुत लकी मानते हैं, तो क्या पता मैं आप लोगों के लिए भी लकी हो जाऊं। तो प्लीज यूज माई कोड शुभ वन। और जो 1 साल का है, वैसे तो 30,000 का है, लेकिन आप लोगों के लिए आपका अपना मास्टर आया है भाई। शुभ वन कोड यूज करें और 10% एडिशनली ऑफ। तो नाउ आई विल लाइक टू इंट्रोड्यूस यू माई सेल्फ। माई नेम इज शुभम सुहाला। आप लोग प्यार से मुझे एस एस नाम से भी जानते हैं, डबल एस। आई एम फ्रॉम बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर, mentor to several aspirants of NEET. I am teaching from last 2 years. तो भैया, आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं पी ब्लॉक। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि पी ब्लॉक क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहली बात, मुझे कमेंट सेक्शन में जो सर ने वीडियो अपलोड किया था, उस पे कमेंट सेक्शन में पी ब्लॉक काफी ज्यादा दिख रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना पी ब्लॉक ही पढ़ा दें। और टेंशन मत लीजिए, क्लास खत्म होने से पहले पहले बस एक काम करना है। ध्यान पूरा स्क्रीन पे, ध्यान पूरा स्क्रीन पे। आई प्रॉमिस यू कि मैं आपको याद करा के ही भेजूंगा फिर आज। ठीक है? तो दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है सर? 3 क्वेश्चन पर साल आते हैं इस टॉपिक से। हाँ, पी ब्लॉक से 3 क्वेश्चन पर ईयर। काफी फायदेमंद टॉपिक है भैया ये। और तीसरी चीज, यार मैं सच बताऊं ना तो पी ब्लॉक को सबसे, मतलब पढ़ने के लिए ना, पीरियोडिसिटी का भी रिवीजन है इसी में। जो जो आप पढ़ोगे अलग से पढ़ते हैं, जैसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक साइज, आयनिक साइज, आईपी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, जिसे आप प्यार से जानते हो। तो उन सब का एक मिश्रण है पी ब्लॉक, या कोई भी ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। और एलिमेंट के एक बात और,
इस समय मेरे पास कल क्वेश्चन आया था कि सर कौन सी बुक फॉलो करें। कुछ नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी और पी ब्लॉक के लिए सिर्फ लेक्चर देखें। पी ब्लॉक में पूरा का पूरा है, प्रॉमिस यू कि आप उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ के देखें, आपको सब कुछ लेक्चर में मिलेगा और याद भी हो जाएगा लेक्चर के बाद। भैया ये कैसे भूल गए। तो स्टार्ट करते हैं पी ब्लॉक। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हम लोगों ने कुछ एलिमेंट पी ब्लॉक में क्यों आए, एस में क्यों आए, उनके साथ ऐसी नाइंसाफी क्यों, कुछ को एस में, कुछ को पी में, कुछ को डी में, कुछ को एफ में डाल दिया, है ना। तो देखते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, जो भी हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो जिस भी ऑर्बिट में जा रहा है वो उसी ब्लॉक का बन के रह जाता है। जैसे कि आप सब जानते हैं, सोडियम का जो लास्ट कॉन्फ़िगरेशन है, लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो एस में जा रहा है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, एस ब्लॉक। नाइट्रोजन है ना, कार्बन है, क्यों सर, क्योंकि जो भी लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जा रहा है, पी ऑर्बिट में, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, सर पी ब्लॉक आ गया भैया, है ना। तो अच्छा, इस पॉइंट का एक्सेप्शन क्या है, सर थोरियम। क्या रूल टूटा तो कौन आया तोड़ने के लिए, थॉर। थॉर ने क्या मारा, हथौड़ा, क्या बन गया, थोरियम। ऐसा सही में नहीं हुआ था, जस्ट एक ट्रिक है मेरी कि इसका एक्सेप्शन क्या है, थोरियम। ठीक है, अब बात करते हैं, बहुत साल पहले आपको नहीं आया था ये क्वेश्चन, अराउंड 2010 में ये क्वेश्चन आया था, पी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन पूछा गया था। क्या पूछा गया था, पी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहली चीज, हाँ, क्या बात कर रहे थे, पी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन पूछा गया जनरली। तो क्या दिमाग में आया कि सर ये तो क्या है, इनर्ट। सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, इनर्ट। इनर्ट क्या है सर, जो भी एलिमेंट है जस्ट उसके पहले वाली इनर्ट गैस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो क्या आ रहा है, रेडॉन। जेड किसका है, थोरियम का क्या जेड है, 90। तो जो भी इनर्ट गैस है वो क्या है आपकी, रेडॉन। ठीक है, तो मैंने उसको आर एन लिख दिया। अच्छा, अब दूसरी चीज, सर n-2, n-1 और n क्या है, सबसे पहली बात तो ये n क्या है जिसमें से आप -1 और -2 कर रहे हो, भाई n नंबर ऑफ पीरियड। जिस भी पीरियड का एलिमेंट है उस पीरियड को दिखाने के लिए हमने क्या डाला है, n। क्या n रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो किस पीरियड का एलिमेंट है। एनी डाउट। तो भाई अब सिंपल सी बात है, हम लोग एक सेकेंड मैं आपको दिखाता हूँ कुछ। हाँ, यहाँ पे हम लोगों ने सेवेंथ पीरियड को मान के चलते हैं। कोई भी जनरल कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो सबसे मैक्सिमम वाले की बनाएंगे ना। तो हम लोगों ने क्या मान लिया, 7 वाले के लिए मान लिया। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, आप जानते हो कि यहाँ पे जो भी होगा आपका n होगा, f में n जो होता है, जो भी है उसका होता है, तो n-2 का होता है। किसका होता है, n-2 का। कोई डाउट। और d, सर n-1। एकदम सही भाई, इतने पढ़े लिखे हो गए हो यार तुम लोग, वाह। ठीक है, तो अब भाई अगर मुझे पी ब्लॉक तक पहुंचना है तो सबसे पहले सिक्स्थ ग्रुप का है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूं, उससे पहले जो भी इनर्ट गैस आ रही है, उसके बाद क्या जनरल कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। पी तक पहुंचना है तो पहले मुझे इन सबको भरना होगा ना, तभी जाके मैं पी तक पहुंचूंगा, है ना। तो सर यहाँ तक तो हमने लिख दिया। उसके बाद 7s2, 5f, और डी में क्या लिखे, n-1, तो 6d, के बाद 7p। ठीक है, डाउट। तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन हमारी ये है। इनर्ट में पहले इनर्ट गैस हमारी n-2 F14, n-1 D10 और ns2 np। 1 से 6 का अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो वो इसमें होगा पी ब्लॉक में। एकदम सही। ठीक है, अब बात करते हैं सर कौन कौन से ग्रुप्स हैं इसके अंदर। इसके अंदर से 6 ग्रुप्स पाए जाते हैं, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। तो सबसे पहले कौन सा ग्रुप स्टार्ट किया जाए, 15 ग्रुप स्टार्ट करते हैं हम लोग। सर 15 क्यों, अच्छा एक बात और, 15 में चलिए पहले एक बार देख लेते हैं, 15 ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं।
सर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। याद रखने की ट्रिक चाहिए? अब तक तो याद हो चुका होगा वैसे। चलिए कोई नहीं, हम है ना आपका अपना मास्टर। तो सुनते हैं। एन से नाइट्रोजन, पी से फॉस्फोरस, ए एस से आर्सेनिक, एस बी से एंटीमनी, बी आई से बिस्मिथ। याद रखने की ट्रिक, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, क्या है सब भिखारी। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। अब इस ग्रुप नंबर 15 में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? सर अकरेंस पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, एटॉमिक आयनिक रेडियाई, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। 1 मिनट भैया, 1 सेकंड, 1 सेकंड। सर जहाँ तक हमें याद आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से लेकर के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तक, ये सब हम लोग एक चैप्टर और में भी पढ़ चुके हैं। क्या नाम था उस प्यारे से चैप्टर का? पीरियोडिसिटी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले, याद करो भाई, मैंने कहा था कि एक पी ब्लॉक जो है एक तरह से मिश्रण समझ लो, है ना? जैसे-जैसे हम जिस-जिस ग्रुप में जाएँगे, हम सब कुछ समझेंगे। और ग्रुप नंबर 15 में थोड़ा-सा मैं ज़्यादा आप लोगों का टाइम लूँगा। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग एटॉमिक आयनिक साइज़, कॉन्सेप्ट उसके कैसे आया, आईपी सब कुछ समझेंगे। उसके बाद जाके हम लोग जब अगले में आएँगे तो आंसर किसे करना है? आपको। कहाँ? कमेंट सेक्शन में। खटाखट, खटाखट, खटाखट आंसर देते जाना। ठीक है? अब बात करते हैं अकरेंस। सबसे पहली बात करते हैं नाइट्रोजन की। कहाँ-कहाँ मिलेगा सर? तो नाइट्रोजन हमें, जैसे कि आप जानते हो सर, हमारा डीएनए में क्या होता है? सर नाइट्रोजन बेस पेयर, नाइट्रोजन बेस पेयर, नाइट्रोजन बेस पेयर, नाइट्रोजन बेस पेयर। क्या होगा? नाइट्रोजन डीएनए में। सर डीएनए में ही नहीं, प्रोटीन में भी नाइट्रोजन मिलता है। क्या सही हूँ मैं? एकदम। अच्छा एक चीज़ और, एक ट्रिक दे रहा हूँ छोटी-सी। कभी भी नाइट्रोजन आए तो एक चीज़ याद रख लेना, नानू। क्या याद रखना है हमें? नानू। क्या याद रखेंगे हम? सर नानू। मैं अपने नाना को प्यार से नानू कहता हूँ। सब लोग वही कहते होंगे। क्या याद रख लेते हैं नाइट्रोजन में? नानू। तो NaNO3। नाना कैसे होते हैं? एकदम चिल। तो ये क्या हो गया? चिल सॉल्ट पेटर। NaNO3 कहाँ पाया जाता है? चिल सॉल्ट पेटर किया जाता है NaNO3 को। KNO3 क्या है? सर ये है इंडियन सॉल्ट पेटर। ठीक है? बात कर लेते हैं फॉस्फोरस। सर ये एपेटाइट फैमिली में पाया जा रहा है। एपेटाइट मतलब भूख भी होता है। ठीक है? तो पी से पिज्जा, और पी से पिज्जा को देखिए क्या लगती है? भूख। एपेटाइट फैमिली। ठीक है? बायोलॉजी टर्म है एपेटाइट वैसे। केमिस्ट्री में भी एपेटाइट फैमिली होती है। तो भाई सी कैल्शियम 9, PO4 का होल 6 और कैल्शियम X2। X क्या है? सर हेलोजन। अगर ये XF होता मतलब फ्लोरीन, तो ये क्या हो जाता? सर फ्लोरो एपिटाइट। क्या हो जाता? फ्लोरो एपिटाइट। आया ना? और ये जो भी मिनरल्स हैं आप बहुत अच्छे से जानते हो कि ये सर रॉक्स में तो मिलेंगे ही मिलेंगे। याद रखने की चीज, सर बस नाइट्रोजन में याद रख लेना। क्या? नाइट्रोजन में क्या याद रखोगे? सर चिले सॉल्ट पेट्रे और इंडियन। कैसे? नानू से। ठीक है? दोनों के दोनों हमें प्रोटीन में मिलते हैं, और बाकी जो भी है सल्फाइड कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको आने ही आनी चाहिए। जैसे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सॉल्व करते हैं, तो डी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन वहाँ ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन कुछ एलिमेंट्स पी ब्लॉक के भी होते हैं जो कि हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में डिस्कस करेंगे हम लोग आराम से बैठ के। ठीक है? अभी देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। आप लोग को पहले मैं एक छोटा-सा ब्रीफ दे रहा हूँ। पीरियोडिक मतलब जो पीरियोडिक टेबल होती है वो तो देखी होगी ना? हुँ। तो पीरियड 1 की बात करें तो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या होता है? एस। ठीक? उसमें क्या होता है? सिर्फ़ और सिर्फ़ एस। और पीरियड 2 में एस और पी दोनों होते हैं, पीरियड 3 में एस और पी दोनों होते हैं, पीरियड 4 में एस, डी, पी तीनों आ जाते हैं, पीरियड 5 में भी सेम, पीरियड 6 में एफ भी आ जाता है और 7 में भी एफ आ जाता है। अच्छा, अभी मैंने बताया n-1 का कॉन्सेप्ट और n-2 का। यार ये चीज़ भी हम लोग
जानते होगे, वैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ के आए हो सब लोग। N+L रूल सुने ही होगे तुम लोग, है ना? तो तुम लोग जानते हो कि S को सर 0 असाइन किया गया है, L नंबर, है ना? S को क्या असाइन किया गया है? 0, गोल गोल अंडा। P को 1, D को 2, F को 3, ठीक है? और N क्या है? सर अभी आपने बताया, पीरियड नंबर। तो उसके बेसिस पे हमने क्या निकाल ली? एनर्जी सर। और ये बात आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, किसी भी चीज को जब अरेंज करते हैं तो पहले लो एनर्जी से हाई एनर्जी में करते हैं। इसमें करते हैं लो टू हाई। मैं अगर आप लोगों को समझा रहा हूँ तो मैं आपको बेसिक से लेके जा रहा हूँ ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो क्या है ना? तो ए से जेड तक जाते हैं हम, ये चीज याद रखना हमेशा। तो वैसे यहाँ पे भी है, जो जिंदगी में चलता है वही है केमिस्ट्री, है ना? जिंदगी में क्या, लो टू हाई जा रहे हैं। भाई पहले बचपन में थे, कुछ नहीं आता था, बिस्तर पे ही सब कर देते थे। अब धीरे 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 वी आर मूविंग अब, ठीक है? जैसे कि मैंने कहा, पीरियड 1 में एस पी ये सब समझ गए आप लोग। अब एक चीज, एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? सर 2। पी में सर 6, डी में सर 10, और एफ में कितने? 14 इलेक्ट्रॉन्स। कितना? एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। सब जानते हो भाई, एक बहुत होशियार हो भाई, ठीक है? अब बात करते हैं यार, हमें सबसे पहले जेड नंबर निकाला होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। अब सबसे पहली बात, नाइट्रोजन को मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार। पेन पेन पेन, एक मिनट, पेन। नाइट्रोजन को मैं कहाँ लिख देता हूँ? यहाँ पे। बस एक छोटी सी बात कहूंगा, और यहाँ पे क्या है? फास्फोरस। अभी आप लोग सब समझ जाओगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एकदम खुद, मतलब कहोगे सर ये भी कुछ था क्या सीखने लायक? लेकिन 2 मिनट बाद, ठीक है? तो बात करते हैं। अच्छा अब मैं सिंपल सा पूछ रहा हूँ, मुझे नाइट्रोजन से फास्फोरस तक जाना है, लेकिन कोई शॉर्टकट नहीं होता जिंदगी में। जैसे नीट का कोई शॉर्टकट है क्या? तो बैकडोर एंट्री बंद हो गई है, ठीक है? तो वैसे ही नाइट्रोजन से फास्फोरस तक पहुंचना है, तो सर क्या क्या क्रॉस करेंगे आप? सर सबसे पहले आपको पी ब्लॉक क्रॉस करना पड़ रहा है। हाँ भाई करना पड़ रहा है। उसके बाद क्या पीरियड थर्ड का एस ब्लॉक भी मतलब क्रॉस करना पड़ रहा है? हाँ सर। उसके बाद जाके कहाँ पहुंचेंगे आप? सर उसके बाद जाके पहुंच पा रहे हैं यहाँ पे, हाँ या ना? एब्सोल्युटली सर। तो पी तक पहुंचने के लिए आपको एन क्रॉस, मतलब पी क्रॉस करना पड़ा एक बार और एस क्रॉस करना पड़ा एक बार, ठीक है? अब बात करते हैं नाइट्रोजन का, बस याद रखना पड़ेगा 7। क्या है ये? सर 7। अब भैया क्या क्या क्रॉस किया हमने? सर सबसे पहले पी क्रॉस किया, 7+, जितने भी आप जगह से क्रॉस कर रहे हो, मतलब उतने इलेक्ट्रॉन को क्रॉस कर रहे हो, हाँ या ना? है ना? तो पी में आप जानते हो, जैसे कि आपको मैंने अभी बताया, पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? सर 6। 7+, सर 6। ओके। अब उसके बाद हम क्या क्रॉस कर रहे हैं? सर एस। तो एस में कितने होते हैं? सर 2। क्या हो जाएगा? तो जैसे कि यहाँ आपने लिखा है 7+2+6, क्या बन रहा है? 15। ऐसे ही आगे की बात करें अगर हम, तो आगे की अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे पी, अब फोर्थ पीरियड पे अगर हम आते हैं तो हमारा क्या मिल रहा है? आर्सेनिक, एएस। तो एएस तक पहुंचने के लिए हमें फिर से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्या? सर रोड क्रॉस करनी है। रोड क्रॉस करना है, देखना है रास्ते में कौन कौन आ रहा है, उसको गिनते तभी तो पता पड़ेगा हमने कितने लोगों को क्रॉस कर दिया, है ना? तो पी से पी एएस तक पहुंचना है, मतलब पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचना है। पी पहले क्रॉस हुआ, फिर क्या क्रॉस हुआ? सर एस क्रॉस हुआ। सर फिर क्या क्रॉस करना पड़ा? सर डी क्रॉस करना पड़ा। फिर कहाँ पहुंच गए? पी पे पहुंच गए सर जी हम तो। ठीक। क्या क्या क्रॉस किए सर? सर एक बार पी को क्रॉस किए, एक बार एस को क्रॉस किए, और एक बार डी को क्रॉस कर डाले। करे कि नहीं? क्या क्या क्रॉस किए हम? पी को क्रॉस किए, अच्छा सा साइन दे रहा हूँ, ठीक है?
फिर एस को भी क्रॉस किए, ठीक, और डी को भी क्रॉस किए। तब जाके हम कहाँ पहुंचे हैं सर, फिर से ए एस पे। तो क्या ऐड करना पड़ेगा सर, 2 प्लस कीजिए सर, 6 प्लस कीजिए और 10 प्लस कीजिए। तो आप कहाँ पहुंचेंगे 33 पे। समझ में आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? निकाल लोगे आप ग्रुप की? कोई कंफ्यूजन? बस सिंपल सी बात क्या याद रखनी है, याद भी नहीं रखना है भाई कुछ। तुम्हें पता है कि एस में सर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, बस पी में 6 आते हैं, कभी पी में 6 ब्लॉक भी हैं, डी में 10 होते हैं, और एफ में सर 14। कोई डाउट? चलो आगे देखें। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, सर सब जानते हैं नीचे जाने पे ग्रुप का साइज बढ़ता है, लेकिन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दूं यहाँ से यार, पीरियोडिसिटी भी। जैसे कि मैंने तुम सबसे वादा किया है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं जितने कॉन्सेप्ट हो सकता है पीरियोडिसिटी के भी तुम्हें आज दे ही देता हूँ थोड़े बहुत, ग्रुप नंबर 15 में ही। लेकिन अगली बार से सिर्फ तुम लोग बताओगे मुझे क्या कॉन्सेप्ट था, ठीक है? तो बात करते हैं। सर देखिए, कहीं भी अगर आपको जाना है तो 2 ही चीजें होती हैं जिंदगी में, क्या मतलब, जिंदगी में नहीं, पीरियोडिक टेबल में। सर या तो लेफ्ट टू राइट मूव करिए, या तो सर टॉप टू बॉटम मूव करिए। अगर लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं हम, तब क्या हो रहा है सर, जेड क्या होता है सर, एटॉमिक नंबर। सिग्मा क्या होता है सर, अब पहले एक बार एक ये डायग्राम समझ लेते हैं, बहुत प्यार से बनाया मैंने, समझ लो, फिर उसके बाद देखते हैं। ये क्या है, मेरा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ई से जो मैंने, इसको मैं हाईलाइट भी कर दे रहा हूँ, इसे जो मैंने बनाया है, लिखा है, ये क्या है हमारा सर, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये क्या है मेरा न्यूक्लियस, क्या है ये न्यूक्लियस। जो भी इस पे फोर्स अंदर लग रहा है वो क्या है, जेड। क्या है वो, जेड। और एक फोर्स मेरा बाहर लग रहा है, वो कैसे सर, रिपल्शन। किसका रिपल्शन, अंदर के बाकी इलेक्ट्रॉन्स का, अंदर के बाकी इलेक्ट्रॉन्स का जो भी रिपल्शन है वो किसका है सर, अंदर के बाकी इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन है वो, ठीक है। हम्म। तो मैंने क्या कहा कि जो अंदर के बाकी इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन है वो क्या है मेरा सर, ये रहा, ठीक है। अब ये क्या है सर, सिग्मा, मा, सिग्मा, ठीक है। और ये क्या लग रहा है, जेड। तो भाई तुम लोग फिजिक्स में पढ़े हो, थोड़ी सी फिजिक्स रिवाइज कर लेते हैं, मुझे पता है फिजिक्स किसी को नहीं पसंद, पढ़ना तो पड़ेगा ना भाई, ठीक है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। तो क्या हो रहा है, फोर्स जो है सर वो दो तरफ का फोर्स लग रहा है, कहाँ कहाँ, ये मान लेते हैं एक एलिमेंट है हमारा, ठीक है। इस पे एक तरफ में लगा रहा हूँ 3 न्यूटन का फोर्स, कितने का सर, 3 न्यूटन का। एक तरफ में लगा दे रहा हूँ 2 न्यूटन का फोर्स, विदाउट, कितने न्यूटन का सर, 2 न्यूटन का। बॉडी किधर मूव करेगी तो बाहर। वैसे ही जस्ट कहाँ हो रहा है सर, यहाँ पे भी। सर एक तरफ जेड है, एक तरफ सिग्मा है, अगर सिग्मा ज्यादा हो जाएगा तो साइज कम होने लगेगी, हाँ या ना। मतलब जेड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, लिख सकते हैं ना सर, जेड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। साइज को एस से डिनोट कर दे रहा हूं मैं, जेड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, ठीक। तो क्या कह रहे हैं हम, जेड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो अब देखो भाई, जब लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, तुम लोग सब जानते हो जेड तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा सर, ऑब्वियस सी बात है भाई। लेकिन सिग्मा भी बढ़ रहा है, क्यों सर, अंदर के इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, अंदर के इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। और सर जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो रिपल्शन भी बढ़ेगा, तो सर सिग्मा भी बढ़ेगा, एकदम सही भाई। लेकिन एक बात अगर तुम लोग याद करो पीरियोडिसिटी की, तो एट मैक्स जो ये बढ़ता है ना, ई, मतलब अंदर का जो सिग्मा है हमारी, ये बढ़ती है, ये हमारी बढ़ती है 0.85 से। एट मैक्स की बात बता रहा हूँ, एट मैक्स की बात बता रहा हूँ कि ये किससे बढ़ती है, 0.85 से। और लेकिन जेड जो है हमारा वो कितने से बढ़ सकता है सर, 1 से भी बढ़ जाता है। जेड, जेड का क्या है, जेड तो हमेशा बढ़ता ही 1 से है। प्रोटॉन जो आता है वो भाई मल्टीपल में आता है ना। तो देखो जेड अगर ज्यादा होगा, सिग्मा कम हो रहा है तो साइज हमेशा कम होगी। साइज क्या हो रही है सर, कम, कोई डाउट नहीं।
तो जेड इफेक्टिव जेड माइनस सिग्मा। टॉप टू बॉटम लेकिन जाने से सर एन बढ़ रहा है, मतलब पीरियड नंबर बढ़ रहा है सर, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही हैं, नंबर ऑफ साइज भी बढ़ेंगी, ऑब्वियस सी बात है भाई। ठीक, अच्छा एक बात और, नाइट्रोजन से फास्फोरस तक जब हम मूव कर रहे हैं, भाई ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, बहुत साल पहले ही आया था, लेकिन बट मैं कहूंगा एक बार देख लेते हैं ना। एन टू पी, जब आप नाइट्रोजन से फास्फोरस तक जा रहे हो तो साइज इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज पूरे में करेगी, लेकिन एन टू पी में एक ड्रास्टिक चेंज दिख रहा है, लेकिन ए एस टू बी आई में नहीं दिख रहा है, क्यों? ड्यू टू द एंट्री ऑफ डी ब्लॉक, ड्यू टू द एंट्री ऑफ, आवाज नहीं आई, डी ब्लॉक। अब बात करते हैं भैया क्या, आयनाइजेशन इंथैल्पी, क्या होती है आईपी? सर ये वो एनर्जी है, एक मिनट, अब फिर से एक बार इसी डायग्राम पे आओ, कहाँ गया? हाँ, तो इसी डायग्राम पे आओ एक बार, ये क्या है मेरा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, अच्छा अब इसको मैं निकालना चाहता हूँ उसके घर से ही, तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी या लेनी पड़ेगी? मुझे तुम्हें ही तुम्हारे घर से निकालना है, मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, क्या देना पड़ेगा? अल किसे? अंकल आंटी को, ठीक है? तो देखो भाई, ध्यान से पढ़ो, सोना नहीं है, जगो जगो भाई जगो, ठीक है? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर ऑर्बिटल। भाई अब ये मेनली जो इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है वो आपके मेनली मेटल्स ही होते हैं, आप अच्छे से जानते हो कि आईपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, आईपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो अच्छा नीचे जाने पे क्या होगा, कुछ चेंज? सर हाँ, क्या चेंज है भैया, क्या चेंज है? नीचे जाने पे आईपी साइज, साइज को ऐसे डिनोट किया फिर से मैंने, साइज क्या हो रहा था सर? इंक्रीज हो रहा था। भाई क्या करूं, डॉक्टर हूं ना, थोड़ी राइटिंग खराब हो गई है, ठीक है? साइज क्या हो गई है? इंक्रीज, तो आईपी क्या हो जाएगी? देख रहे हो आई कितना अच्छा बन रहा था, ये बन गया। हाँ, तो आई से डिनोट कर दिया, तो आईपी क्या हो रही थी? इंक्रीज, मतलब डिक्रीज होगी, क्यों? क्योंकि साइज बढ़ रहा है। अच्छा अब एक बात और सर, भाई ये एक्सेप्शन जो है हम लोग बहुत बार देखे हैं, बहुत बार, मतलब अब तो नीट वाले भी इतना थक गए ये क्वेश्चन पूछ के कि उन्होंने पूछना ही बंद कर दिया है, ठीक है? आईपी जो है वो, ये तो तुम लोग जानते ही हो कि डिक्रीज हो रही है जाने पे, नीचे जाने पे। अच्छा लेकिन ग्रुप 14, 15 और 16 में क्या कंपैरिजन है? पता है, सब जानते हो भाई, लेकिन फिर भी थोड़ा सुन लो, मास्टर की सुन लो, एक सुन लो ना। देखो 14, 15 और 16, देखो भैया, जैसे कि आप सब जानते हैं वैसे क्या होना चाहिए था सर, ये 15 का ज्यादा होता है और 15 का ज्यादा होता है, क्या? आईपी 16 का आईपी 15 से ज्यादा और 15 का आईपी 14 से, है ना? यही नहीं बता रहे थे मुझे, एक बात बोलूं, अब ये गलत है, काटो काटो, गलत है फिर सर। सर जी 14 का ज्यादा हो, 15 का ज्यादा होता है और 14 का कम होता है, क्यों? क्योंकि 2p3, हाफ फिल्ड हाफ फिल्ड हाफ फिल्ड, इसलिए भी मुझे नाइट्रोजन फैमिली से थोड़ा ज्यादा प्यार है, ठीक है? चलो आगे देखते हैं फिर, और नानू आ रहे हैं तो नानू से तो प्यार होगा ही ना, नाना तो नाना है भैया। हाँ, मना नहीं कर रहा हूँ, नाना का नाम ले रहा था। हाँ, तो बात करते हैं इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, ये क्या होता है? सर ये एक पावर है जिससे कि दो एलिमेंट अट्रैक्ट करेंगे अपने इलेक्ट्रॉन को। तो भाई एक छोटा सा बस एग्जांपल दूंगा, बस एक छोटी सी बात है जो मैं बोलना जरूर चाहूंगा। अपना मास्टर हमेशा ये बात बताता है, अगली क्लास से नहीं बताऊंगा। ए, और ये क्या है? बी, ठीक है? ये ए और बी है, ए और बी के बीच में एक बॉन्ड है। हाँ, दिमाग में आ गया होगा कौन कौन से बॉन्ड, बहुत सही बहुत सही, वेरी गुड। हाँ, ये क्या है? दो इलेक्ट्रॉन भी हैं इसके पास, ठीक है? अब सुनो भाई, बी के पास पावर है कि, ए के पास भी पावर है कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होंगे, क्यों? क्योंकि दोनों के पास पावर है, लेकिन जो ज्यादा अट्रैक्ट करे उसकी पावर ज्यादा है ना?
जो ज्यादा अट्रैक्ट करे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि जितने भी एलिमेंट हैं आपके, बहुत अच्छे से जानते हो आप लोग कि En इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। En इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। साइज को किससे डिनोट करते हैं हम? सर एस से। और किससे डिनोट करोगे? ठीक है, En इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस। और भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में periodicity जब आप पढ़े होगे या पढ़ोगे, ना मैं भी अपना मास्टर आ गया है। हाँ, तो En पे जब भी पढ़ोगे तो साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो En कम होगा। ठीक। अच्छा, अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। भाई देखो, इसमें भी बहुत ध्यान से सुनना बस मेरी बात। बाकी याद करने की इसमें भी कोई कुछ खास जरूरत नहीं है। मेनली इससे जो क्वेश्चन आते हैं ना वो केमिकल रिएक्शन पे ही आते हैं, और जिससे हमें सबसे ज्यादा डर लगता है। मास्टर आ गया ना, डरने की क्या बात है जब मास्टर इज हियर। वो भी अपना वाला मास्टर, एस एस। ठीक, डबल एस। तो बात करते हैं आगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखो भाई, सबसे पहली बात, तुम लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि जो नाइट्रोजन है हमारा N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है हमारा नाइट्रोजन? N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है हमेशा ही। ठीक है, और ऑल अदर्स आर सॉलिड। तुम लोग जानते हो नाइट्रोजन और फास्फोरस कैसे हैं हमारे नॉन मेटल्स। आर्सेनिक और एंटीमनी क्या है? मेटलॉइड। और बिस्मिथ क्या है? मेटल। बिस्मिथ क्या है? मेटल। गुड आउट। ठीक। अच्छा, अब एक बात और यार, तुम लोग पढ़ोगे या पढ़ाऊंगा, मतलब जानते होगे थोड़ा सा, शायद नहीं जानते तो बता देते हैं। बॉइलिंग पॉइंट जो भी होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बीपी, ब्लड प्रेशर नहीं, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटरेक्टिंग फोर्स बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स। किसके बीच में? सर, इंटरेक्टिंग फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। क्या? सर, इंटरेक्टिंग फोर्स बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस अप टू आर्सेनिक और उसके बाद डिक्रीज। अच्छा, अब एक बात और, सर बॉइलिंग पॉइंट आप जब जस्ट अगली फैमिली में पढ़ोगे, जब मैं आपको 16th फैमिली पढ़ाऊंगा, जस्ट 16 ग्रुप पढ़ाऊंगा, जिसे आप प्यार से ऑक्सीजन के नाम से भी जानते हैं, तो उसमें इन्हीं में थोड़ी डिफरेंस आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? सर इंक्रीज कर रहा है, टॉप टू बॉटम। सर पूछता है क्या? रटे क्या? रटने की कोई जरूरत नहीं है। लास्ट क्लास में जब हम लोग, देखो एक बात सिंपल सी बता रहा हूँ ना, जब कुछ चीज याद नहीं होती है ना, तो उसको हम लोग एक टेबल में कन्वर्ट कर लेंगे, और एक बार में सबके एस से लेकर के डी तक, एस से लेकर के एफ तक, चलो जितने भी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हैं सब याद होंगे तुम्हें। भरोसा रखो बस, टाइम दो थोड़ा। चलो आगे बढ़े। और मेल्टिंग पॉइंट क्या कर रहा है? आर्सेनिक तक इंक्रीज और बाकी डिक्रीज। याद हो जाएगा। टेंशन नहीं लेने का, सिर्फ देने का। वो भी मुझे नहीं, दूसरे को। हाँ, चलो अब ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं भाई। क्या देख रहे हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट, पहली बात, सर नाइट्रोजन फैमिली में सिर्फ तीन ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं जो कि स्टेबल है, -3 +3 और +5। कौन कौन? -3 +3 और +5। -3 में टेंडेंसी जो है वो डिक्रीज हो रही है ग्रुप के नीचे जाने पे। +3 में बात करते हैं इसकी, +5 में भी डिक्रीज हो रही है। अब दिमाग में आएगा सर -3 की क्यों डिक्रीज हो रही है? ये क्वेश्चन एम्स में आया था, बता दे रहा हूँ, वैसे अब पता नहीं। ठीक है, तो सुन लो एक बार बस ऐसी। क्यों? सर क्योंकि नीचे जाने पे मेटलिक करेक्टर बढ़ता है। नीचे जाने पे क्या बढ़ता है? सर मेटलिक करेक्टर। क्या बढ़ता है सर? मेटलिक करेक्टर। जब मेटलिक करेक्टर बढ़ रहा है तो क्या नीचे जाने पे -3, क्या मेटल -3 में एग्जिस्ट करता है? नहीं सर, कभी नहीं। मेटल माइनस चार्ज देता ही नहीं है जल्दी। ठीक है, तो नीचे जाने पे क्या बढ़ रहा है? सर मेटलिक करेक्टर बढ़ रहा है, तो -3 की टेंडेंसी कम होने लगी। अब बात कर लीजिए सर +5 की। भाई +5 क्यों नहीं दे रहा? सर जब मेटलिक करेक्टर बढ़ रहा है तो +5 की टेंडेंसी क्यों कम हो रही है भैया?
यहाँ डिग्रीज लिखे हुए हैं आप सर जी, तो बताइए भाई। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से +5 का भी कम होता है क्या? ठीक है। अच्छा, अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, ये मुझे इस साल के क्वेश्चंस में लगता है, क्योंकि वैसे आ चुका है लेकिन मुझे लग रहा है कि इस साल फिर से आएगा, तो उस पर एक एक्सपेक्टेशन लगा लो भाई। ठीक है, क्या है? बस सिंपल सी बात है, नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है वो उसके अंदर डिस्प्रोपोर्शनेशन की रिएक्शन होती है। क्यों सर? क्योंकि क्यों 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 सर? नाइट्रोजन और फास्फोरस डिस्प्रोपोर्शनेट इसलिए हो जाते हैं आराम से, क्योंकि ये थोड़े नॉन मेटल्स हैं, है ना? और इनकी जो स्टेबिलिटी है ना, पहली बात तो नाइट्रोजन के बारे में तुम लोग सब जानते हो, सबसे छोटा सा एलिमेंट है, इतनी ज्यादा कैपेबिलिटी नहीं है। और पहली बात, +4 पे बेचारा इसलिए भी नहीं जा पा रहा क्योंकि उसके पास जी ब्लॉक नहीं है। तो HNO2 की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? बोलो बोलो बोलो। ऑक्सीजन की -4, है ना? क्या है? -4। इसकी x मान लेते हैं, H की +1 मान लो, इसको इक्वेट कर दो 0 से। तो सर नाइट्रोजन की क्या आ गई वैल्यू? +3, है ना? +3। तो ये मैंने क्या लिखा है, इसलिए +1 से +4। ये क्वेश्चन इसीलिए बहुत बार आया है भाई। अच्छा, हम लोगों को क्या लगता है ना कि यार सर HNO2 कैसे डिस्प्रोपोर्शनेट कर रहा है? सबसे पहली बात तो ये, क्योंकि HNO2 तो +3 में है, नाइट्रोजन जो है वो अपने किस में है? +3 में है। अभी निकाल के दिखाया ना भाई, +3 में है। समझ में आया कैसे निकाला? ना, रिडॉक्स जब चैप्टर पढ़ाया जाएगा उसमें पता पड़ जाएगा। वैसे बता दे रहा हूँ, कुछ खास नहीं है। जीरो क्या क्यों लिखा है सर? क्योंकि जो टोटल चार्ज है वो 0 है। अब भाई एक एक का लिखते चल जाओ, 2 × -2 -4, n का x और h का 1 होता है, +1, तो इसलिए 1। तो टोटल x -3 हो रहा है, इस साइड जाएगा तो -x = +3। तो नाइट्रोजन 1 + 1 से जब भी +4 में होगा तो वो डिस्प्रपोर्शनेट करेगा। कहाँ पे? +2 में डिस्प्रपोर्शनेट कर गया भैया, और +5 में डिस्प्रपोर्शनेट कर गया है, में +5 और +2 में। कोई डाउट है क्या? यही पता था होगा भी नहीं, मैं पढ़ा रहा हूँ भैया, अपना मास्टर आ गया, अपना मास्टर। हाँ, फास्फोरस डिस्प्रपोर्शनेट इन बोथ द मीडियम, चाहे अल्कली हो चाहे एसिड हो, लेकिन नाइट्रोजन सिर्फ और सिर्फ एसिडिक। अब ये कैसे याद रखेंगे सर? देखो, ये तो याद हो जाएगा, नाइट्रोजन और फास्फोरस इतना दिमाग में आ ही जाएगा पेपर देख के। नाइट्रोजन और फास्फोरस डिस्प्रपोर्शनेट कर रहे थे, मास्टर ने ऐसा बताया था। इसमें मैंने एक चीज बताई थी, नानू। ठीक है, नानू एसिडिक टाइप होते हैं, बाहर से कभी कभी सख्त होते हैं और अंदर से पोलाइट होते, चिल है। याद करो, चिल सॉल पेट्रे अखरेंस में। भूलना मत नानू को भैया, भूलना मत। नानू चिल है हमारे, लेकिन इतने भी चिल नहीं है, इसलिए नो कह देते हैं नानू भाई। सिंपल सी बात है, कोई गलत काम करोगे थोड़ा ना नाना मान जाएंगे, ऐसे मतलब कुछ भी मतलब। ठीक है, ठीक है। HNO2 NO3 में कन्वर्ट हो रहा है और नो में। ठीक है, फास्फोरस तुम्हारा दोनों में डिस्प्रपोर्शनेट करता है, +5 और -3 में, चाहे एसिडिक मीडियम हो चाहे बेसिक। अब बात करते हैं कुछ स्पेशल करेक्टर्स किसके, नाइट्रोजन के। तो भैया, नाइट्रोजन का साइज जो होता है वो स्मॉल होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, IP ज्यादा है, डी ब्लॉक अवेलेबल नहीं है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात भैया, सुनो सुनो सुनो, हाँ सुन लो, नगाड़े बजा दिए गए हैं, सुन लो। पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग। ठीक है, अब भाई से देख लो, PPAS SB में सिंगल बॉन्ड में एग्जिस्ट करता है, बट DI का मेटलिक बॉन्ड होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है वो नीचे जाने पे मेटलिक करेक्टर बढ़ता है, तो इसमें किसमें है? मेटलिक बॉन्ड में। बाकी सब के सब कैसे हैं? सिंगल बॉन्ड। क्वेश्चन, 10 सेकंड है, क्योंकि केमिस्ट्री में 10 सेकंड से ज्यादा नहीं दिया जाता। सोचो, बॉन्ड स्ट्रेंथ एन की ज्यादा होगी या PP की ज्यादा होगी, बस क्या सोचना है? बॉन्ड स्ट्रेंथ एन की ज्यादा है या PP की ज्यादा है, बस। PP। टाइम स्टार्ट्स नाउ। बस बताओ, कमेंट सेक्शन में कर दिए ना? बता दूं आंसर? पक्का? देखो भाई आंसर,
पी की ज्यादा है, क्यों सर? क्योंकि एन एन के बीच में सर बॉन्ड लेंथ जो है वो बहुत कम है, तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत ज्यादा है, टकरावट ज्यादा है जिंदगी में भैया, है ना? तुम खुद जानते हो कि नाइट्रोजन और फास्फोरस के पास, दोनों के पास क्या है? लोन पेयर। सर जब लोन पेयर है, नाइट्रोजन के बीच में साइज छोटा है, तो बॉन्ड लेंथ छोटी हो गई, तो बॉन्ड लेंथ छोटी हो गई तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा हो गया, जो ऊपर गुब्बारे निकल रहे हैं वो लड़ रहे हैं आपस में। ठीक है। अब पी और एस, जो भी फास्फोरस है और आर्सेनिक है तुम्हारा, ये डी पाई बॉन्ड बनाता है हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट से। अब भाई एक बात बताता हूँ, ये 2016 में या 15 में क्वेश्चन आया था, नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पी पाई डी पाई बॉन्ड, एम आई करेक्ट? नाइट्रोजन इज नॉट एबल टू फॉर्म पी पाई डी पाई बॉन्ड, सही है या गलत? गलत। नाइट्रोजन के पास डी ब्लॉक नहीं है। चौथा ऑप्शन था नन ऑफ दीज। पहला ऑप्शन था तुम्हारा, एक सेकेंड, तीन ऑप्शन थे भाई वहां पे। पहला ऑप्शन था तुम्हारा ये वाला, ट्रू और फॉल्स में डिसाइड करना था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। पी पाई मल्टीपल बॉन्ड नाइट्रोजन फॉर्म करता है, ट्रू है ये स्टेटमेंट। दूसरा ये था तुम्हारा, फॉस्फोरस और आर्सेनिक फॉर्म डी पाई बॉन्ड ऑल्सो विद ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। लेकिन नाइट्रोजन के बारे में भी यही था, लेकिन वो उसकी नहीं बना पाता। चलो आगे बढ़ते हैं। रिएक्टिविटी विद अदर एलिमेंट्स, भाई अब देखो, सबसे पहले बात कर रहे हैं हाइड्रोजन से। अच्छा एक बात तुम सब अच्छे से जानते हो, यहाँ पे फिर कंफ्यूज मत होना। देखो भाई, कंफ्यूजन नहीं होना है, ध्यान से सुनना बस। यहाँ पे यहीं पे ट्रिक मिलेगी और यहीं से काम हो जाएगा तुम्हारा हमेशा के लिए। देखो, अब हमें क्या क्या, देखो एसिडिक करेक्टर, पहले हम लोग नाइट्रोजन को बाद में देखते हैं, पहले ऑक्सीजन को देखो। तुम लोग अच्छे से जानते हो कि दो स्टेट में ही ऑक्सीजन के साथ रहता है, E2O3 और E2O5। E2O3 और E2O5, हम लोग जानते हो एसिडिक करेक्टर is directly proportional to oxidization state. Acidic character is directly proportional to oxidation oxidation state, हाँ या ना? यस सर। तो E2O5 का एसिडिक करेक्टर ज्यादा है और E2O3 का कम। और भाई एसिडिक, अब देख लो भाई, एसिडिक करेक्टर नीचे जाने पे कम हो रहा है, क्यों? हम्म मेटलिक करेक्टर बढ़ रहा है। मेटल क्या होते हैं सर? बेसिक। तो उसका कम हो जाएगा, कोई डाउट? पक्का? पक्का भैया? ऑक्सीजन में ही लेकिन ये चीज लगाना। अब बात करते हैं हाइड्रोजन के साथ। सर इसकी स्टेबिलिटी नीचे जाने पे कम हो रही है, क्यों? तब बिस्मिथ का एलिमेंट जो है वो बड़ा है साइज में, हाइड्रोजन कम है, बॉन्ड जो फॉर्म हो रहा है वो कोवलेंट बॉन्ड है, तो कोवलेंट बॉन्ड तो वीक होगा ही होगा। बजान्स रूल याद करो भैया, ठीक है? हाँ। एसिडिक रिड्यूसिंग करेक्टर, ठीक है, रिड्यूसिंग करेक्टर नीचे जाने पे बढ़ रहा है। अब देखो भाई, कैसे याद रखेंगे? बस स्टेबिलिटी याद रख लेना, हाइड्रोजन में स्टेबिलिटी याद रख लेना, वो भी स्टेबिलिटी ऐसी याद रख लेना, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, कम हो रहा है, कहानी खत्म। अब सिंपल सी बात है, जब स्टेबिलिटी कम होगी तो हाइड्रोजन ज्यादा निकलेगा, हाइड्रोजन ज्यादा निकलेगा तो रिड्यूसिंग करेक्टर ज्यादा हो जाएगा, है ना? बस इतना ही सी बात है। अच्छा बेसिक करेक्टर, भाई बस रटा हमने, स्टेबिलिटी रटा है, वो भी रटा नहीं है ना? क्या याद रखना है? बस कोवलेंट बॉन्ड। इक्विवेलेंट बॉन्ड, एक यार सिंपल सी बात है, इनऑर्गेनिक में कॉन्सेप्ट्स हर एक्सेप्शन को जस्ट समझाया गया है, और एक्सेप्शंस को समझाने के लिए मतलब बस, एक्सेप्शन तो एक्सेप्शन है भाई, तुम कैसे भी करके बस याद करना और तुम्हें अपने एग्जाम क्वालिफाई करना है, समझ रहे हो ना यार? तो बस ऐसे ही कर रहा है हम लोगों ने भी। तो स्टेबिलिटी क्यों कम हो रही है? क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड साइज बढ़ता जा रहा है स्मिथ का, और हाइड्रोजन का कम होता जा रहा है, इसी वजह से। रिड्यूसिंग कैरेक्टर में क्या प्रॉब्लम आई है? सर सिंपल सी प्रॉब्लम आई है कि स्टेबिलिटी जब कम हो रही है तो हाइड्रोजन ज्यादा फूटेंगे, हाइड्रोजन जब ज्यादा फूटेंगे तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। बेसिक कैरेक्टर, अच्छा एक बेसिक के लिए एक बात बताओ,
हम लोग बेसिक जानते हैं कि सर बेसिक करेक्टर वहां ज्यादा होता है जहां कम एरिया में ज्यादा सामान हो, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। क्या सर? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। व्हाट आई एम यूजिंग द टर्म? सर डेंसिटी। पुट आउट है डेंसिटी में भैया? नहीं। ठीक है, डी से डिनोट कर दे रहा हूँ डेंसिटी को। लिख दे रहे हैं भैया, लिख दे रहे हैं। राइटिंग खराब है ना, इसलिए लिख नहीं पा रहे हैं। चलो डेंसिटी, ठीक है, डेंस लिख दिया। ठीक है, बेसिक करेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग करेक्टर। ठीक है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे जाने पे स्मिथ का साइज बढ़ा, लेकिन लोन पेयर एक ही है, कम होता जाएगा। इसी वजह से बेसिक करेक्टर कम ओढ़ रहा है। और यहाँ पे ऑक्सीजन में याद रखना, जब भी कभी भी ऐसे करोगे, चाहे तुम कोई भी ग्रुप में हो, कोई भी ग्रुप में हो, ऑक्सीजन का यही याद रखना भैया। जैसे मेटलिक करेक्टर बढ़ रहा है तो डिक्रीजेस डाउन द रिएक्शन विथ हेलोजन EX3 और EX5। रिएक्शन विथ टूवर्ड्स मेटल, भाई तुम लोग जानते हो जो भी तुम्हारे एलिमेंट्स होते हैं इसके, वो N-3 में शो करेगा। क्यों? नीचे जाने पे म, मतलब ऑब्वियस सी बात है, सिर्फ -3 शो करते हैं ये। ठीक है, तो अब भाई बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, आ गई तुम्हारी फेवरेट रिएक्शंस। तो सुनना आप ध्यान से भैया, ध्यान से, एकदम ध्यान से। ठीक है, बात होगा यहीं पे, यहीं, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और इतनी ही सिर्फ रिएक्शन है, वो तो बस एनसीईआरटी है भैया। एनसीईआरटी दिखाती बड़ा है, लेकिन ध्यान से अगर आप कभी उसको पढ़ोगे ना, तब जाके समझ में आएगा कि मुझे इतना ही पढ़ना था। ठीक है, ये आप लोगों के लिए एकदम समरी तैयार की गई है। ठीक है, प्रिपरेशन में डिस्टिलेशन और लिक्विफेक्शन। और आई प्रॉमिस यू कि अगर आपने इतना भी ध्यान से सुन लिया, याद कर लिया, तो आपका काम हो जाएगा। अब बस सुनो ट्रिक। डिस्टिलेशन और लिक्विफेक्शन, एयर में नाइट्रोजन बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है, वहां से हम उसको पकड़ लें और उसको लिक्विफाई कर दें, क्या बन जाएगा सर? N2। क्या बन जाएगा? N2। बात कर लेते हैं NH4Cl और NaNO2 का। इसकी सर NH4 और NaCl NaNO2 याद कैसे रखा जाए? जैसे ही नानू, क्या लिख रहा हूं मैं सर? नानू कल, क्या लिख रहा हूँ? नानू कल। कल की स्पेलिंग ना अपन Cl लिख देते हैं। कल क्या लाएंगे? आम, मतलब एसिड। नानू कल एसिड। कार लाएंगे। क्या एसिड लाएंगे और कार लाएंगे? जलाना नहीं है तुम्हें भैया, सुन लो बस। एसिड और कार लाएंगे। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। नानू कल क्या क्या लेके आया हमारे लिए? एसिड लेके आया और कार लेके आया। अब सुनो भाई, याद करने का तरीका। न, देखो, एक बात बताओ, नाइट्रोजन से हमेशा याद आता है अमोनिया, और कुछ याद नहीं आता नाइट्रोजन से हमें, हाँ या ना? अमोनिया NH3 लिख लें? क्या क्या याद आया, बस मैं उसकी बात कर रहा हूँ अभी। नाइट्रोजन से हमें बस इतना याद आया है, NH3। ठीक है, अब नानू NaNO2, नानू से क्या याद आया? NaNO2। ठीक है, गुड आउट। ठीक, अब कल, भैया कल आ गया। अब एसिड में अगर याद रखें हम लोग, तो तीन ही टाइप के एसिड हमें याद रहते हैं सब मेनली, HCl, HNO3 और H2SO4। ठीक है, HCl, HNO3 और ये, तो NH3 में कल ला रहे हैं, इसलिए हम नानू के बाद ही कल ले आए, तो NH4Cl हो जाएगा ये। नानू NaNO2 हो गया। और भाई N2 की बात कर रहे हैं, N2 बनेगा ही बनेगा, H2O बनेगा ही बनेगा। अब बचा कौन कौन? N यूज हो गया, O यूज हो गया, Cl बचा है और Na बचा है। तो Na को मिला दो, Cl को मिला दो, क्या बन जाएगा? NaCl। वो भी किसमें? एक्वस में। कोई डाउट? ठीक, अब एक बात और, सर अब बचा क्या क्या? देखो, इसमें से एक क्वेश्चन आता है कि बाई प्रोडक्ट बनता है सर। बाई प्रोडक्ट क्या? नानू, नानू ने पहले भी नो कहा था, कहा नो कहा था नानू ने सर? याद करो, याद करो। HNO2, HNO2 का जब डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा था, तो नानू से नो भी तो याद रखो भैया। ठीक है, नानू से दो चीजें याद रखो, नानू कल एसिड कार लाएंगे और नो।
ठीक है, तो NO और HNO3, ठीक है। अब भाई सिंपल सी बात है, कार से हो जाएगा K2Cr2O7 और एक एसिड बचा है बस H2SO4, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, N2H2O और Cr2O3, क्योंकि Cr2O7 जब भी कन्वर्ट होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ Cr2O3 में ही कन्वर्ट होता है, विदाउट। सर और कैसे बनता है सर, बेरियम अजाइड से बनता है, बेरियम में टूटेगा और नाइट्रोजन में टूटेगा। बस एक चीज याद रख लेना भाई, नाइट्रोजन में नानू कल आर एसिड लाएंगे, बस इतना याद रखना है तुम्हें। और नो, बस नानू से, देखो मैं तुम्हें सब कुछ रिवाइज कराऊं नाइट्रोजन के बारे में। न- नानू चिल है हमारे, तो चिल सॉल्ट बेटर है। KNO3 क्या, बोलो बोलो, इंडियन सॉल्ट बेटर है। नाइट्रोजन में बस एक चीज हम लोगों ने और पढ़ी है ध्यान से, क्या सर, बोलो यार, क्या, अभी तो बताया है क्या, नानू कल कार एसिड लाएंगे। एन से जो याद आता है सबसे पहले NH4Cl। और भाई तुमसे ना कभी भी ऐसे नहीं पूछेगा, तुमसे पूछेगा तो बाई प्रोडक्ट पूछेगा इसमें, जिस अकॉर्डिंग पेपर टफ होने लगे हैं उस अकॉर्डिंग। तो भाई नाइट्रोजन दिखती है क्या तुम्हें, नहीं, सब जानते हैं कलरलेस होती है, डरलेस होती है, टेस्टलेस होती है, नॉन टॉक्सिक होती है, ठीक है। अच्छा एक चीज भाई और, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, तुम सबको पता है वैसे, नाइट्रोजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, पहले ये बताओ, हाई एट हाई टेम्परेचर क्यों लिखा है मैंने, एट हाई टेम्परेचर बस मैंने इसलिए लिखा है, तुम लोग सब जानते हो नाइट्रोजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, N2 फॉर्म में। सर जब N2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है मतलब NN के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड तोड़ना आसान नहीं होता, इसलिए हम हाई टेम्परेचर दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, हाई टेम्परेचर, विदाउट, नहीं सर, तो इसीलिए लिथियम के साथ N2 है, रिएक्ट करेगा तो आप जानते हैं नाइट्रोजन का -3 होता है, लिथियम का +1 होता है, L3N का फॉर्मेशन हो जाएगा। याद क्या रखना है, नानुकल कार एसिड लाएंगे, नानुकल कार एसिड लाएंगे, बार बार बोल रहा हूँ, सुन लो भाई, लिख लो, नानुकल कार एसिड लाएंगे। अब भाई बात करते हैं अमोनिया की, अमोनिया, अमोनिया, देखो भैया, अमोनिया, अमोनिया सबसे पहले किससे फॉर्म होता है सर, यूरिया। अमोनिया का नाम आते ही यूरिया दिमाग में आता ही आता है भैया, हाँ या ना। तो यूरिया क्या होता है सर, सर यूरिया NH2CO NH2। अच्छा एक चीज अब की पॉइंट, ऊपर हेडिंग डालो एक, कॉपी के जस्ट ऊपर लिखना, क्या, कहीं पे भी रिएक्शन में अगर CO दिखेगा, कौन दिखेगा, CO, तो वो किस में कन्वर्ट होगा, हमेशा CO2 में। मतलब कार्बन के साथ अगर ऑक्सीजन आया है तो हमेशा कार्बन को किस में बदलोगे, CO2 में। ऐसे याद रखना, सल्फर जब भी आएगा, सल्फर जब भी आएगा मतलब S जब भी दिखेगा तुम्हें रिएक्टेंट में, तो वो भी S दिखे या तुम्हें S के साथ कोई ऑक्सीसाइड दिख जाए, या तो S दिखे तुम्हें, या तो S के साथ कोई भी ऑक्साइड दिख जाए तुम्हें कभी भी कहीं भी, तो उसको हमेशा किसमें बदलोगे, SO4-2 में। किसमें बदल दोगे उसको तुरंत, SO4-2 में, ठीक है। अब यहीं पे देख लो, NH4 का होल ट्वाइस SO4 व्हेन रिएक्ट्स विद NaOH, भैया अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है, H2O और N2SO4 तो बनेगा ही बनेगा, विदाउट। अच्छा यहाँ से, ये क्या है मेरा, सर ये बेस है, सर ये बेस है, और जब भी बेस H+ से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, पानी, तो NH4 है, ठीक है, तो पहले NH3 निकाल दो, उसके बाद, समझ में आ रहा है, पक्का। अच्छा अब एक चीज और यहाँ पे सुनो ध्यान से, NH4OH को मैं तोड़ दूं तो किसमें टूटेगा, सर एकदम सही, बस सही जा रहे हो आप, क्या, NH4+ और OH- में टूटेगा, NH4+ और OH- में टूटेगा, ठीक। तो मतलब ये क्या है, NH4OH, सर एक तरह से बेस है, क्यों, क्योंकि OH- लिबरेट कर रहा है। अच्छा एक बात बताओ, आयरन जब भी OH- जो कि उसे H2O से भी मिलता है, क्या बन जाता है, सर रस्ट, Fe2O3 डॉट XH2O,
ये क्या है? अरे बोलो क्या है? सर ब्राउन रस्ट। पक्का? बचा क्या? NH4 और Cl। और यहाँ पे क्या था? NH4 2SO4 when reacts with base। ठीक है, अब समझ में आ रहा है ना? ठीक। अब जो भी तुम्हारा Zn से है तो यहाँ पे क्या होगा? सर जिंक सल्फेट है, NH4OH माइनस से रिएक्ट कर रहा है, OH माइनस निकल रहा है और ZnOH का होल ट्वाइस बन रहा है। ये किस कलर का होता है सर? वाइट, सफेद है। ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट जब भी NH3 से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कोई डाउट? नो सर। एक बात सर, अमोनिया जो होती है वो दिखती कलरलेस है, अमोनिया जो है वो होती कैसी है? सर कलरलेस। बस इसमें एक ही बात है, क्या भाई? गोबर से निकल रही है अमोनिया। गोबर की सुगंध कैसी होती है? वाह, सुगंधित ना, हाँ वही। ठीक है। तो अब देखो भाई, इसको बना कैसे रहे हम? भाई हेबर्स प्रोसेस होता है जो कि आप लोग कैटलिस्ट में पढ़ोगे, मतलब सरफेस केमिस्ट्री में पढ़े होगे या एंजाइम से पढ़े होगे वैसे। तो देखो भाई, H2 और N2 जब रिएक्ट कर रहा है तो एक कंप्रेसर है 20-20 MPa का। ठीक है, उसमें कंप्रेस किया, पंप में गया, उसके बाद ये मतलब सीधे कैटलिस्ट के पास भेजा हमने। कैटलिस्ट के पास जैसे ही जा रहा है ये, तो ये यहाँ पे भाई कैटलिस्ट बस याद रखना, आज तक एग्जाम में सिर्फ कैटलिस्ट ही पूछा है। आयरन ऑक्साइड Al2O3 और K2O। आयरन ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ Al2O3 और K2O क्या बना ले रहा है? NH3। जो बच रहा है लिक्विड NH3 बन जा रहा है, और बाकी जो भी है गैस वो फिर से उड़ के वापस चला जा रहा है, फिर से कंप्रेस होके फिर से वापस आ जा रहा है। कोई डाउट? नहीं। याद रख, क्या रखना है? 20 MPa और 700 केल्विन। ये भी फिजिकल में अगर ध्यान से सोचा जाए हम लोग, तो भाई N2 + H2, पहले रिएक्शन लिख लो। N2 + 3H2 = 2NH3। आया ना? ना? तो भाई मोल जब कम होते हैं तो हमें प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है। और नाइट्रोजन है, 3-3 बॉन्ड है, तो भाई जबरदस्ती करनी पड़ेगी, और जबरदस्ती करने के लिए प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ाना ही पड़ेगा। ये भी एक छोटा सा रिकैप आज के लिए। पहले क्वेश्चन करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। You can also watch at Biology 101. Don't forget to subscribe our channel and press the bell icon. Use my code SHUBH1 and get 10% discount. You can also watch Biology 101, and we are every time present for you on Chemistry 101. Please don't forget to subscribe and press the bell icon.